चैप्टर 15 कटाफा। पाम ट्री द्वीप के शिखर पर खड़े होकर दक्षिण पश्चिम की ओर देखते हुए क्षितिज रेखा के ऊपर कुछ ऐसा दिखाई देता था जो जमीन नहीं था। तभी आकाश का रंग बदल जाता था, मानो किसी अंगुली के निशान से धुंधला हो गया हो, और कभी कभी सूर्यास्त से ठीक पहले आकाश में ये रहस्यमय स्थान एक धुंधली चमक ले लेता था। दक्षिण सागर का कोई भी बूढ़ा आदमी तुरंत जान जाता कि यह जगह एक बड़े लैगून से निकली हुई दर्पण जैसी चमक है जो आसमान में प्रतिबिंबित हो रही है। केरनी ने जब इसे देखा तो तुरंत इस तथ्य को पहचान लिया। वहां कहीं नीचे एक बड़ा सा द्वीप है, उसका फैसला था, और वह सही था। कैरोलिन इस अटॉल द्वीप का नाम था, यहाँ तक कि वेलमेन भी इसे अपने मूल नाम से पुकारते थे, न कि चार्ट पर मौजूद द्वीपों के साथ अपने रिवाज के अनुसार इसे किसी अजीब शब्द से पुकारते थे। लेकिन वे कभी लैगून में नहीं गए। इस जगह का नाम खराब था, लकड़ी और पानी की कमी थी और स्थानीय लोग भरोसेमंद नहीं थे। लेकिन ताड़ के पेड़ के पक्षियों को लकड़ी या पानी की कमी या स्थानीय लोगों की विश्वसनीयता की कोई परवाह नहीं थी, और बड़े गर्ल्स जब उन्हें मन करता था तो 50 मील की यात्रा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हुए दक्षिण की ओर अपने पंख फैला लेते थे। लीग दर लीग वे समुद्र की लपटों के अलावा कुछ भी नहीं देखते हुए उनके पीछे चले जाते थे, जब तक कि कैरोलिन के पक्षी हल्के धुएं के निशान की तरह आकाश में चक्कर लगाते हुए दिखाई नहीं देते थे। फिर रीफ की रेखा ने उनसे मिलने के लिए अपनी बड़बड़ाहट भेजी, लेकिन रीफ या सर्फ की परवाह किए बिना वे आराम करने और मछली पकड़ने के लिए नीचे झुकने से पहले लैगून के ऊपर संतुलन बनाने के लिए आगे बढ़ जाते थे। लैगून की परिधि 40 मील थी और इसमें मौजूद चट्टान 6 फीट से ज्यादा ऊंची नहीं थी। चट्टान पर खड़े होकर आप विपरीत किनारे को नहीं देख सकते थे, सिवाय तब जब मृगतृष्णा उसे ऊपर उठाती थी, जिससे प्रकाश से भरे विशाल तालाब के पार ताड़ के पेड़ों की एक रेखा दिखाई देती थी। कैरोलिन पर कोई जल स्रोत नहीं था, केवल मूंगे में काटे गए तालाब थे जो बारिश से भर जाते थे। कोई तारो नहीं, केवल पुराका। कोई ब्राड फ्रूट नहीं, नारियल, पुराका, पैंडनस फल और मछली ही निवासियों का मुख्य सहारा थे। और हालांकि ताड़ के पेड़ अपनी सारी वनस्पतियों के साथ पहुंच के भीतर थे, वे कभी भी भोजन के लिए वहां नहीं गए। खराब मौसम में जब कैरोलिन में मछलियां जहरीली होती थीं, मछली पकड़ने वाली डोंगियां उत्तर की ओर बहने वाली धारा के साथ आगे बढ़ती थीं और कभी कभी उत्तरी द्वीप की चट्टान के किनारे भी जाती थीं, लेकिन वे कभी नहीं उतरती थीं, और इसके 3 कारण थे। घने पेड़ों और सनकरी लैगून वाला ऊंचा द्वीप, अटॉल में पले बड़े लोगों के मन में घृणा का भाव था। सुदूर अतीत में किसी कारण से वे सामूहिक रूप से पलायन कर गए थे, लेकिन 3 महीने से भी कम समय में वापस आ गए थे, आत्मा में टूट गए थे और महान स्थानों और लैगून पर सूरज की रोशनी के लिए तरस रहे थे। फिर सालों पहले एक आदिवासी युद्ध हुआ था और पराजित जनजाति के बचे हुए लोग उत्तर की ओर चले गए थे और पाम ट्री के समुद्र तट पर उनका पीछा किया गया था और उन्हें मार दिया गया था। एक और माना जाता है कि उनके भूत अभी भी समुद्र तट पर भटक रहे थे। अंत में पाम ट्री, हालांकि कैरोलिन से प्रत्यक्ष दृष्टि से अदृश्य था, कभी कभी लंबे अंतराल पर मृगतृष्णा के जादू से ऊपर उठ जाता था, आकाश में एक तस्वीर के रूप में दिखाई देता था, और एक द्वीप जो खुद को इस तरह से ऊपर उठा सकता था, वह एक ऐसी जगह थी जिससे बचना चाहिए था। कैटफा ने ये दृष्टि केवल 2 बार देखी थी, हालांकि वह 13 साल की थी। 11 साल पहले कैरोलिन के लैगून में एक जहाज आया था, एक स्पेनिश जहाज, पाब्लो पोयरेस, स्पेन के स्वामित्व वाला और वालपाराइसो से निकला हुआ। वेलोरेस कप्तान का नाम था, और उसके साथ उसकी पत्नी और छोटी बेटी थी, जो 2 साल की थी, जिसका नाम चिता था। वह पानी के लिए आया था। सूखा पड़ा था, और कैरोलिन के कुएं सूख गए थे, और जादूगरनी और बारिश विशेषज्ञ लेहुआन गुस्से में थी, और उत्तरी जनजाति का मुखिया उतामाटू लड़ाई के लिए तैयार था। जब कुएं सूख जाते थे तो कैरोलिन में हमेशा परेशानी होती थी। भगवान नानावा को प्रसाद चढ़ाना, पुराने प्रतिशोधों को फिर से जीवित करना और उन लोगों का सामान्य तंत्रिका तनाव और उदासी जो महसूस करते हैं कि भाग्य उनके खिलाफ है। इस सबके बीच स्पेनवासी अपने पानी के बैरल के साथ किनारे पर आए और लेहुआन और उतामाटू से मिले।
जिन्होंने कुओं के रास्ते को रोक दिया, लेकिन वेलोरेस और उसके आदमियों ने उन्हें किनारे कर दिया। एक पल में समुद्र तट पर उथल पुथल मच गई। खंजर और शार्क के दांतों वाले भाले चटाई के नीचे से और चट्टान की दरारों से निकाले गए। चारों तरफ से हमला हुआ और एक तूफान के प्रकोप के साथ स्पेनवासी गिर पड़े, भेड़ों की तरह कट गए, एक आदमी तक मारे गए। फिर डोंगियां जहाज के लिए निकल पड़ी। उतामाटू स्टाबोर्ड पर और उसका बेटा लामिनाई पोर्ट पर सवार हो गया। जहाज पर 6 स्पेनवासी थे। उन्होंने लंगर की जंजीर से बेड़ियां तोड़ दी थीं और पाल को संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये भूलकर कि ज्वार आ रहा था और हवा ब्रेक से आ रही थी, पागलों की तरह काम कर रहे थे और भालेबाजों के सामने मवेशियों की तरह गिर रहे थे। वेलोरेस की पत्नी अपने बच्चे की रक्षा करते हुए गिर गई। कोरल हेडेड क्लब से पीठ पर वार किए जाने के कारण वह अपने हाथों में इसे लेकर गिर गई, जिससे यह इतना ढक गया कि उन्हें इसे फाड़ने के लिए उसे पलटना पड़ा। अब जहाज लंगर से मुक्त होकर बाढ़ और हवा के साथ बह रहा था और जैसे ही लेमिनाई बच्चे को डेक पर पटकने से पहले ऊपर उठा रहा था, कील एक डूबी हुई चट्टान से टकरा गई जो लैगून के तल से उठी थी। झटके से वह खून से लथपथ डेक पर फिसल गया और जैसे ही वह गिरा, उता ने बच्चे को पकड़ लिया। उसकी रक्त पिपासा तृप्त हो चुकी थी और देवताओं ने बोल दिया था। कम से कम उतामाटू को तो ऐसा ही लगा। और जब लामिनाई फिर से अपने पैरों पर खड़ा हुआ और अपने शिकार को पकड़ने की कोशिश की तो उसके सिर पर बूढ़े आदमी की दाहिनी मुट्ठी से एक वार लगा, जो मारने के लिए जितनी मजबूत थी उतनी ही बचाने के लिए भी। लेकिन मुखिया ने ले हुआन के बिना ही सब कुछ समझ लिया था। बचाए गए चिता को देखकर नानावा की पुजारिन को सबसे भयावह आशंकाएं होने लगीं। यह एक लड़की थी जो मारे गए पापलगी की थी, जिसकी आत्माएं इसके माध्यम से निश्चित रूप से बदला लेंगी। ले हुआन जादू टोने में अपनी आस्था के बावजूद या शायद इसके कारण एक बहुत ही चतुर महिला थी। उसने इस विदेशी के बड़े होने और जनजाति के किसी युवक के साथ संभोग करने में कैरोलिन के लोगों के लिए खतरे का पूर्वाभास कर लिया था। हो सकता है कि मारे गए लोगों के भूत उसके और उसके द्वारा पैदा किए गए बच्चों के माध्यम से काम करें। ले हुआन कुछ नहीं बता सकती थी, वो केवल इतना जानती थी कि इस चीज में खतरा था। और उस रात जब बाकी जनजाति के लोग नरसंहार और कावा के नशे में समुद्र तट पर लेटे थे, उतामाटू के घर में बैठी हुई उसने मुखिया के दिमाग पर इतना काम किया कि वह चिता का गला घोंटने के लिए सहमत होने ही वाला था, जब अचानक एक शोर हवा में भर गया। पहले एक फुसफुसाहट, फिर एक बड़बड़ाहट, फिर एक गर्जना। बारिश, लंबे समय से टाली गई बारिश, लैगून को झाग में बदल रही थी और मूंगे को खून के धब्बों से मुक्त कर रही थी। अब दुर्भाग्य के बारे में क्या? उतामाटू ने पूछा। बच्ची भाग्यशाली है, उसने हमारे लिए बारिश ला दी है। उसे ले जाओ और उसके साथ जो चाहो करो, उस पर जादू करो या जो चाहो करो, लेकिन अगर तुमने उसके सिर के एक बाल को भी चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें कच्चे पुराका के टुकड़े से गला घोंट दूंगा और तुम्हारे शरीर को शार्क के सामने फेंक दूंगा। ले हुआन, जैसी आपकी इच्छा, बूढ़ी औरत ने कहा। मैं वही करूंगी जो मैं कर सकती हूँ। उसने किया। उन्होंने चिता को कटाफा या फ्रिगेट पक्षी नाम दिया, जो भ्रमण और लंबी दूरी से जुड़ा प्राणी था, और फिर धीरे धीरे और साल दर साल उन्होंने कटाफा को जनजाति से अलग कर दिया, पूरी तरह से और बोलने के अलावा हर तरह से। अब आप इंसानों को उनके साथियों से इस तरह कैसे अलग कर सकते हैं कि उनके बीच रहते हुए, बात करते हुए, खाते पीते और चलते फिरते हुए वे एक दूसरे से इस तरह अलग थलग रहें जैसे कि चारों ओर स्टील की दीवार से घेरा गया हो। यह असंभव लगता है, लेकिन ले हुआन के लिए यह असंभव नहीं था। उसने चिता पर सबसे दुर्लभ प्रकार का निषेध तमिनन लगाया। कैरोलिन में पुरुषों और महिलाओं को शार्क की त्वचा को छूने, कुछ प्रकार की शेल मछली खाने आदि से मना किया गया था, लेकिन तमिनन के भयानक निषेध ने इसके पीड़ितों को किसी भी मानव प्राणी को छूने या छुआ जाने से रोक दिया। बचपन से ही स्पेनिश बच्ची के दिमाग पर ले हुआन ने काम किया था, जब तक कि टैबू ने उस पर मजबूत पकड़ नहीं बना ली और उसके दिमाग की प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग नहीं बन गया और बचना एक तात्कालिक प्रतिवर्ती क्रिया बन गई। आप अचानक अपना हाथ बढ़ाकर कटफा को पकड़ सकते थे या छू सकते थे, आप हवा के अलावा कुछ भी नहीं छूते। एक कुशल तलवारबाज की तरह
वह आपको 20 इंच के 20वें हिस्से से ही चकमा दे सकती थी। मन पर इस चीज की जबरदस्त पकड़ को समझने के लिए ये कहना पर्याप्त है कि अगर वह चाहती कि आप उसे छुएं, अपने पूरे दिल से चाहती कि आप उसे छुएं, तो उसकी इच्छा या चाहत अवचेतन मन द्वारा खड़ी की गई अभेद्य बाधा के सामने बेकार हो जाती। किसी वयस्क व्यक्ति पर तमिनान का निषेध नहीं लगाया जा सकता। केवल बचपन के प्लास्टिक मन पर ही सम्मोहन की तरह मजबूत और मृत्यु तक टिकने वाली पकड़ हो सकती है। 6 साल की उम्र में लेहुआन का काम पूरा हो गया और कटफा को हमेशा के लिए अपने साथियों से अलग कर दिया गया। इस काम में इस तथ्य से मदद मिली थी कि कैरोलिन पर हर प्राणी ने उससे दूरी बना ली थी, लेकिन जिस दिन लेहुआन ने उसे आज़ाद घोषित किया, उसे जनजाति में ले लिया गया। पुरुष, महिलाएं और बच्चे अब अलग थलग नहीं रहे और वो उनके साथ घुल मिल गई, उनके साथ खेली, उनके साथ मछली पकड़ी, उनसे बातें की, बोलने के अलावा हर चीज में एक भूत की तरह थी।